हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, अपन बात कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा। और कल की क्लास में जो लास्ट हमारी क्लास हुई है, इसमें हम बात कर चुके थे विशेषता गुणांक की। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम परिभाषाएं हैं। अनुनादी आवृत्ति, अर्धशक्ति आवृत्ति, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक, इनको पूरा कॉन्सेप्टली लास्ट वीडियो में मैं क्लियर करवा चुका हूं। अब हम कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स टाइप में हैं वो ले लेते हैं, और फिर एक हेडिंग बहुत अच्छी, एवरेज पावर, औसत शक्ति हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10.19 तक करवा चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 10.19 तक मैं आपको करवा चुका हूं, और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.20 की। देखिएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो हम देख लेंगे आगे ना। एग्जाम्पल नंबर 10.20 देखिएगा बच्चों, 10.20 सुनिएगा। 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। इसका मतलब वोल्टेज एसी सर्किट का होगा, और एसी का है तो ये बीआरएमएस होगा। बीआरएमएस आपको दिया हुआ है 110 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है वो है 50 हर्ट्ज। क्लियर है। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के स्रोत से श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है बच्चों 10 ओम। 2/पाई हेनरी का प्रेरकत्व, एल का मान दिया है 2/पाई हेनरी, तथा 1/पाई, अच्छा माइक्रो होना चाहिए, माइक्रोफैरड का संधारित्र, सी आपको दिया हुआ है 1/पाई माइक्रोफैरड। धारिता वाला संधारित्र जुड़ा है। धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो बच्चों। आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है ये। वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति। अब चूंकि वोल्टेज आवृत्ति के साथ में है, आवृत्ति कुछ है, जीरो नहीं है, इसका मतलब एसी सर्किट है। और जब भी सर्किट एसी होता है तो वोल्टेज बीआरएमएस माना जाता है। बीआरएमएस आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों की वैल्यू दे रखी है। फाई निकालनी है बच्चों। क्वेश्चन देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि आरएलसी सर्किट है साहब। सर्किट कौन सा है? आरएलसी। अब आरएलसी है तो कलांतर के दो सूत्र समझ में आते हैं। फाई बराबर tan इनवर्स, या तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, या एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, या जीरो भी हो सकता है अगर अनुनाद की अवस्था हुई तो। अब सूत्र कौन सा लगेगा, इस बात का आकलन कौन करेगा भाई? आपको देखना होगा कि एक्स एल ज्यादा है कि एक्स सी ज्यादा है। पता है ना आपको भाई। आप आरएलसी सर्किट याद करो, 3 कंडीशन हुआ करती हैं। एक बार मैं प्रेरणिक प्रतिघात को धारते प्रतिघात से बड़ा मानता हूं, तो अगर एक्सएल बड़ा हुआ तो सूत्र लगेगा फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। धारते प्रतिघात बड़ा हुआ तो सूत्र लगेगा फाई बराबर tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। और अगर दोनों बराबर हुए, प्रेरणिक प्रतिघात धारते प्रतिघात, तो अनुनाद की स्थिति कलांतर 0 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों चेक करो कि सर एक्सएल कितना है। पहले मैं एक्सएल की तलाश में हूं। एक्सएल का सूत्र जैसा कि आप जानते हो ओमेगा एल, और ओमेगा को अपन 2πf लिख सकते हैं, 2πfl। सारे आंकड़े जमा के देखें, 2π को पाई रहने दो। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? फ्रीक्वेंसी तो 50 है, 50 हो गई। और एल इंडक्टेंस कितना है? 2/पाई है। पाई ने पाई को मार दिया, 50 गुना 2 100, 100 गुना 2 200, 200 ओम। तो क्या निकल के आया? एक्सएल, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात निकल के आया। अभी तो एक्स सी भी तो निकालना है, और एक्स सी का सूत्र 1/ओमेगा सी, तो 1/2πfc, तो 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों?
50 और कैपेसिटेंस कितना है 1/पाई गुणा 10 की घात -6। अब जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, पाई ने पाई को मार दिया, दिमाग लगाओ, 50 गुणा 2 कितना आया 100, 100 का मतलब 10 की घात 2 और नीचे 10 की घात -6 और है, 10 की घात -6, 10 की घात 2 होगा 10 की घात -4 और ये ऊपर जाने के बाद में बच्चों 10 की घात +4 10,000 ओम बनाएगा। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने देखा सर्किट आरएलसी है, आरएलसी सर्किट है तो सूत्र लगाने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रेरक प्रतिघात बड़ा है या धारतीय प्रतिघात बड़ा है या दोनों बराबर हैं। तो इसकी तलाश में मैं दोनों की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं बच्चों। पहले मैंने प्रेरक प्रतिघात निकालना चाहा, एक्सएल, सूत्र ओमेगा एल आप जानते हैं, ओमेगा को मैं 2πf लिख सकता हूं तो 2πfl हो गया। जब मैंने सारे आंकड़े जमाए तो मैंने पाया कि एक्सएल जो निकल के आया वो निकल के आया 200। सही है यहां तक? फिर हम एक्स की तलाश में गए, 1/ओमेगा सी 1/2πfc। फिर इसके आंकड़े जमा के देखे तो कुछ 10,000 निकल के आया। तो आप समझ गए होंगे एक बात कि चूंकि एक्ससी बड़ा है एक्सएल से और जब धारतीय प्रतिघात बड़ा होता है ना तो जो कलांतर है, अतः कलांतर भाई बराबर tan इनवर्स, क्या सूत्र होगा बच्चों, XC - XL अपॉन R। सारे आंकड़े जमाए जाए इसके अंदर, भाई बराबर tan इनवर्स XC कितना है 10,000 माइनस XL कितना है 200 बटे रेजिस्टेंस कितना है 10। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा सही आ रहा है। तो 10,000 में से जब आप 200 माइनस करोगे तो 9800 आएगा बच्चों, 9800 और 10 काटूंगा तो भाई साहब देखो tan इनवर्स है। आपने जब 10,000 में से 200 घटाया तो 9,800 बचा, फिर नीचे 10 से डिवाइड किया तो 980 रह गया। यही आपका आंसर होना चाहिए, भाई बराबर tan इनवर्स 980। बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाना चाहिए। आंकड़े बोर्ड पर दिए हुए हैं, बस ये सोचना था कि पहले दोनों वैल्यू निकाल लें और आंकड़े जमा दें। लिख लीजिए, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी ढंग से आ गया होगा। भाई आराम से समझें, समझने का लुत्फ उठाएं, है ना, टेंशन में आकर पढ़ाई नहीं करनी अपने को। ठीक है, नेक्स्ट 10.20 था बच्चों। बात करें 10.21 की, पढ़िए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लें एक बार ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम 10.21 की, एग्जाम्पल नंबर 10.21, एग्जाम्पल नंबर 10.21। देखिएगा भाई ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 10.21 क्या कह रहा है, पढ़िए। एल श्री आर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मान, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो दिया हुआ है V = 300 sin 100t और जो धारा दी हुई है वो दी हुई है 6 sin 100t - 5। आपको वोल्टता और करंट के समीकरण जैसे मैंने लिखे हुए हैं उस तरीके से आपको दिए हुए हैं। यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान 40 ओम है, रेजिस्टेंस 40 ओम दिया हुआ है, तो परिपथ में कुछ मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Z ज्ञात करना है। सेकंड पढ़िए, प्रतिघात मतलब X ज्ञात करना है। और थर्ड पढ़िए, वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर फाई ज्ञात करना है।
एक बार ढंग से सवाल समझें, क्योंकि अगर सवाल समझ में आ गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। बच्चों देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल लॉजिकली इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से केवल बोर्ड पर देखें बच्चों। सुनिए, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन इक्वेशन से क्या क्या मुझे समझ में आ सकता है मैं वो समझने का प्रयास करता हूं। बच्चों वोल्टेज का इक्वेशन है V = 300 sin 100t। तो एक तो आपको V0 शिखर वोल्टता, विभव का शिखर मान पता चलता है कितना सर्जित 300 है। ओमेगा साइन का गुणांक ओमेगा टी होता है, तो टी का जो गुणांक होगा वो ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। करंट का शिखर मान कितना आ गया 6, और इससे तो कोई खास पता चल नहीं रहा है, बस ये चल रहा है करंट थोड़ा सा पीछे है जो भी है। रेजिस्टेंस कितना है 40, और हमें क्या निकालना है जेड। बच्चों सर्किट में वोल्टेज करंट को जेड कनेक्ट करता है। देखना इसका सॉल्यूशन, बहुत शानदार जवाब है। पहले सवाल की तलाश में जा रहा हूं कि जेड कैसे निकाला जाए। बच्चों V0 आपको पता है क्या, देखना पता है, शिखर वोल्टता V0 कितनी है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट, और शिखर धारा कितनी है I0 कितना है 6 एम्पियर। ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर बच्चों वोल्टेज पता है और करंट पता है तो जेड निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। आप जरा चर्चा ओम के नियम की करना। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड भाषा में बोलूं तो विभव बराबर धारा गुना प्रतिबाधा। अगर विभव आरएमएस है तो धारा भी आरएमएस होगी, विभव शिखर है तो धारा भी शिखर होगी। तो अगर मुझे प्रतिबाधा निकालनी है तो बहुत सरल सूत्र बनता है, विभव बटे धारा। सुनना, सर्किट चाहे कोई सा ही हो, जेड हमें अगर निकालना है तो जेड का सूत्र बनता है विभव बटे धारा। अब अगर बच्चों विभव आरएमएस है तो धारा भी आरएमएस होती है, पर बच्चों विभव शिखर है धारा शिखर है, तो इस सूत्र को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं 1% भी। बहुत से बच्चों ने आरएमएस वाला सूत्र पढ़ा है कि सर जी ऊपर तो बीआरएमएस आना चाहिए, नीचे आईआरएमएस आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, आप करके देखो। B0 को आरएमएस वाले टर्म से रिमूव करो तो करंट को भी रिमूव करना होगा। जो कोफिशिएंट B0 के साथ आएगा वही कोफिशिएंट I0 के साथ में आएगा, तो कोफिशिएंट से कोफिशिएंट कैंसिल कर देंगे, तो यही फॉर्मूला आपका बीआरएमएस बटे आईआरएमएस भी बन सकता है। मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर शिखर वोल्टता शिखर धारा ना होकर बीआरएमएस वोल्टेज बीआरएमएस धारा होती तब भी जेड का सूत्र निकाल सकता था, पर अब भी निकाल सकता हूं। तो यहां से अपन जेड निकाल सकते हैं। देखना जेड कितना आएगा, मान जमा दीजिए यार। B0 300, I0 6, तो यहां से जो जेड निकल के आएगा वो आएगा 50 ओम। जो प्रतिबाधा, जो रुकावट निकल करके आएगी, पहला आंसर देखो 1 सेकंड में आ गया। इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। हल्का क्वेश्चन नहीं है और घिसा हुआ क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। मेरे हिसाब से 2 नंबर का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज का समीकरण दे दे, करंट का समीकरण दे दे, समीकरण दे दे, इसका मतलब B0 और I0 आपके पास मौजूद हैं और आपसे प्रतिबाधा पूछ ली जाए, तो इस तरीके से आप निकालोगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की कि आपको प्रतिबाधा निकालनी है, सॉरी प्रतिघात निकालना है। आप याद करो बच्चों, इस एक्स वाली टर्म का ओरिजिनल मतलब क्या है कि प्रतिघात 2 प्रकार के हैं। जब मैं पर्टिकुलर प्रेरणिक प्रतिघात की बात करता हूं तो मैं प्रति काम में लेता हूं XL। जब मैं धारतीय प्रतिघात की बात करता हूं तो मैं प्रति काम में लेता हूं XC। पर बच्चों कुल प्रतिघात की बात करता हूं X, ये या तो XL माइनस XC रहा होगा या XC माइनस XL। एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एक सूत्र पढ़ा रखा है मैंने आपको जेड का। जेड बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, RLC सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, R² प्लस
अब या तो ये एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आता है। देखो आपको सर, आपको क्या पता है कि ये आरएलसी सर्किट है? नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर इतना जरूर पता है, इतना जरूर पता है कि ये शुद्ध आर तो नहीं है, शुद्ध आर तो नहीं है। शुद्ध आर अगर होता बच्चों तो देखो वोल्टेज और धारा में कलांतर नहीं होता। दिमाग लगाओ, देखो कितना डीपली जाकर के ये क्वेश्चन सोचा है एग्जामिनर ने। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रटे हुए तरीके से आप करने को तो 1 सेकंड में कर सकते हो बच्चों, पर ये मायने नहीं रखता हम सोचते कैसे हैं सवाल को। इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है, पूरे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कि सर्किट आरएलसी लो, आरएल लो, आरसी लो, कौन सा लो। तो सर हम इस सर्किट को माने कौन सा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट से सोचते हो तो मैंने सोचना स्टार्ट किया, देखना ध्यान से। वोल्टेज का कौन है 100t और इसका कौन है 100t माइनस 5, हां या ना? आर सर्किट तो कम से कम नहीं है, बस आर नहीं है, यहीं से मैं काम कर सकता हूं। अगर आर सर्किट नहीं है तो जेड का एक सूत्र आता है आर स्क्वायर, प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा, एक्स का स्क्वायर। अगर एल सर्किट होता तो एक्स एल का स्क्वायर, एक्स की टर्म आई ना। सी सर्किट होगा तो एक्स सी का स्क्वायर। शुद्ध में नहीं, शुद्ध एल और सी भी नहीं है, क्योंकि शुद्ध एल होता तो वोल्टेज माइनस π/2 होता और शुद्ध सी होता तो प्लस π/2 होता। ना ये शुद्ध आर है, ना ये शुद्ध एल है, ना ये शुद्ध सी है, तो है क्या समस्या? आर एल भी हो सकता है, क्या ये सर्किट आर सी हो सकता है? नहीं, करंट पीछे है। या तो ये सर्किट आर एल है या फिर ये आर एल सी कंडीशन, आर एल सी सर्किट की एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी वाली कंडीशन है। इतना दिमाग लगाना नहीं है। खैर अब मैं देखो चीजों को फील करके देखोगे ना तो काफी मजा आएगा, और रट्टे वाले तरीके से पढ़ोगे तो फिर कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। समझिएगा ध्यान से दोबारा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, जेड वाला? वोल्टेज का समीकरण दिया हुआ, करंट का समीकरण दिया हुआ है, बी नोट आ गया, आई नोट आ गया, तुरंत जेड तो सेकंडों का खेल होना चाहिए आपका। यहां से आगे बात करें जेड की तो बच्चों मैं एक सूत्र लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जेड बराबर √r² प्लस, क्या इसको मैं केवल एक्स का स्क्वायर कह सकता हूं? कि ये समझने वाली बात है। बहुत से बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, सर ये तो कहीं आपने पढ़ाया नहीं है। अरे नहीं पढ़ाया है, पर आप समझो बात को। अब हो सकता है कि ये जो है एक्स एल हो, अगर ये आरएल सर्किट हुआ तो आरएलसी हुआ तो हो सकता है ये एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो। आपको इससे क्या मतलब है? अब तो क्वेश्चन में नजर मारो ना, आपको तो क्या निकालना है? अपने को तो प्रतिघात निकालना है। तो प्रतिघात की जो भी टर्म रही होगी, इस पूरी टर्म का मान हमें निकालना है बच्चों। यहां से एक्स कैसे निकलेगा? पहले स्क्वायर करूंगा तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक्स बराबर अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक्स बराबर, सारे आंकड़े अपने पास मौजूद हैं बच्चों। जेड का मान आपने भी निकाला 50, तो यहां जमा दीजिए 50 का स्क्वायर 2500। रेजिस्टेंस आर 4 का स्क्वायर 1600, और 2500 में से 1600 गया तो कितना आया 900, और 900 का रूट कितना आएगा 30 ओम। मतलब उस परिपथ का प्रतिघात कितना आएगा 30 ओम आएगा। कितना आएगा बच्चों 30 ओम। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर एकदम बिल्कुल, कॉन्सेप्ट से क्लियर होना जरूरी है सवाल का। रटे हुए तरीके से हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ये सूत्र कैसे बनाया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक्स है, दो कंडीशन है। अब यहां पर हो सकता है कि ये एल बन जाए, एक्स एल भी बन सकता है बच्चों, और हो सकता है कि ये एक्स एल माइनस एक्स सी। इन दो बातों में कोई अंतर नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को पढ़कर इतनी बात समझ में आती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या चाहिए, कलांतर फाई निकालना है। तो कलांतर का सूत्र क्या बनेगा भाई साहब, tan इनवर्स। अब सर जी सर्किट कौन सा है उसके हिसाब से सूत्र चुनेंगे। शुद्ध आर नहीं है, शुद्ध एल नहीं है, शुद्ध सी नहीं है, तीन को हटा दो। मैंने कहा ना कि आर एल हो सकता है। आर एल होगा तो सूत्र होगा एक्स एल बटे आर, और आर एल सी की वो पहली वाली कंडीशन होगी एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी।
तो सूत्र होगा XL माइनस XC अपॉन R। तो वही बात आ गई। तो मैं इसको देखो, मेरे पास X है ना, तो मैं केवल X से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। tan का सूत्र कहता क्या है? प्रतिघात बटे प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन की जो भी प्रतिघात है, चाहे वो XL है चाहे वो XL माइनस XC है तो यही चीज, इसलिए केवल X से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। सारे आंकड़े इसमें जमा के देखे मैंने। भाई बराबर tan इनवर्स X कितना है 30, और रही बात रेजिस्टेंस की, कितना है 40। 0 से 0 कैंसिल, और आप जानते हो tan इनवर्स में 3/4 रिप्रेजेंट करता है 37 डिग्री को। सब जानते हैं ना, tan इनवर्स में 3/4 37 और 4/3 53। क्लियर है बच्चों? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा आपको एक स्टेप है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां लिख देते हैं आंसर को। फाई बराबर 37 डिग्री। तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर आपके सामने हैं। जो प्रतिबाधा है वो 50 ओम रहेगी, प्रतिघात 30 ओम रहेगा, और कलांतर कितना रहेगा बच्चों? 37 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब आप इसको नोट करें अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.22 की। 10.22 दो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं अभी, 10.20 और 10.21। नोट कर लें इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत आता है बच्चों। अभी मैं एक नीट का पेपर सॉल्व करवा रहा था एक बच्चा में से, इसमें से मतलब बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। एक दिन वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आएंगे। मतलब अगर आप पूरा ढंग से जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ जाते हो ना, तो कंपटीशन एग्जाम तक की गारंटी है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 10.22 की। तो 10.22 पढ़िए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10.22। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L आपको दिया हुआ है 0.5 हेनरी, C आपको दिया हुआ है 8 माइक्रोफेरड, 8 इंटू 10⁻⁻⁻6 फेरड। परिपथ में अधिकतम धारा के लिए, सुनना सवाल, करंट मैक्सिमम होना चाहिए। और करंट मैक्सिमम कब होता है? अनुनाद की स्थिति में। बहुत घुमाव वाला क्वेश्चन है, बच्चे क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाते हैं भाई। मैंने आपको अनुनाद की विशेषताएं लिखाई थी, उसमें एक पॉइंट लिखाया था, पॉइंट नंबर 4, कि धारा का मान अधिकतम होता है। तो परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवृत्ति एवं आवृत्ति ज्ञात करो। मतलब अनुनाद की अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अनुनाद की अवस्था में कोणीय आवृत्ति मतलब F0। R लिख दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, लो ओमेगा R लिख दो, इस चीज को ओमेगा R निकालना है, और सिंपल आवृत्ति भी निकालनी है। क्लियर है? तो एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन समझें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई। आपको L दिया हुआ है 0.5 हेनरी, C दे रखा है। दो चीज वो आपसे जानना चाह रहा है, कौन कौन सी? ओमेगा R और FR। अब दोनों में से कोई भी एक सूत्र तो आपको याद होगा ही, कम से कम अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आपको याद होगा बच्चों। याद करो, FR। देखो पूरे सवाल में कहीं जिक्र नहीं किया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता कि अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करो तो ऑलमोस्ट बच्चे इस क्वेश्चन को कर देते, पर कहीं भी अनुनादी आवृत्ति का नाम तो लिया ही नहीं है। फिर पहचान कैसे करी हमने? धारा अधिकतम। और आप अनुनादी परिपथ की विशेषताएं याद करो, पॉइंट नंबर 4, अनुनाद की अवस्था में ही धारा अधिकतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, और न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है उसकी? कैपिटल R। समझ में आया? ठीक है। अब F का सूत्र मैंने आपको प्रूफ कराया था, याद भी होना चाहिए। 1/√L
2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी निकाल दो इससे। देन एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 और अंडर रूट में एल कितना है 0.5 का मतलब 1/2 और सी कितना है 8 गुणा 10 की घात -6। अब इसको सॉल्व करके देख लो। 2 से 8 को काटा 4 बार कट गया होगा और 4 का रूट कितना आएगा 2 और यहां देखना 10 की घात -6 का रूट कितना आएगा 10 की घात -3। मतलब जब आप एफ आर सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 देखना 2 गुणा 22 तो ये ही है 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा ये 4 बार कटेगा 4 का रूट कितना आएगा 2 और यहां से 10 की घात -3। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करना देख लीजिए, बहुत सरल तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है भाइयों। अब दिमाग लगाओ 10 की घात -3 ऊपर गई तो प्लस ये 3 हो गई 0 तो यहां फ्रीक्वेंसी 7 के बाद 3 0 का मतलब हुआ 7000, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 88 मतलब हमें 7000 में भाग देना है 88 का। 7000 में किसका भाग देना है 88 का। ठीक है, दें ऐसा करो काट लो आप इसको। 4 से कट रहा है, काटना चाहो तो 4 से ये तो कट जाएगा 22 बार और 4 से 4 एकम 4, 5 6 7 3 30, 7 चौके 28, कितना बचा 2, कितना हो गया 20 और 5 1750 बार। अरे और भी कट रहा है क्या? 1750 भी 2 से कट रहा है और काट लो। चलो एक बार एफ आर बराबर 8 दूनी 16, 15, 7 दूनी 14, 10, 5 दूनी 10। देखना 875 बार ही जाएगा ना, बिल्कुल। और नीचे कितना आ जाएगा 11, तो इसे 11 से डिवाइड कर दें। 11 7 77, कितना बचेगा 87 में से 77 घटाओगे तो 10 बचेगा, 5 ऊपर से आएगा तो 105 और 105 में जब हम 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, कितना बचेगा 6 पॉइंट लग के 60 हो गया, 11 55 इतना हर्ट्ज। तो जो आवृत्ति आई है कोणीय आवृत्ति नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है ना और सिंपल आवृत्ति एफ होती है। तो सिंपल आवृत्ति 79.5 हर्ट्ज, आंसर भी ये होना चाहिए। सिंपल आवृत्ति। अच्छा इसने सॉल्व नहीं किया, इसने 250/पाई रखा हुआ है, इसने पूरा सॉल्व नहीं किया, 250/पाई रखा है। मैंने पाई की वैल्यू जमा के सॉल्व कर दिया, कोई टेंशन जैसी। अगर अपन पाई सॉल्व नहीं करते बच्चों तो यहाँ पाई पाई रह जाता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना। दूसरी हम बात करें, भाई हमें क्या पता है कि पाई में छोड़ना है या बिना पाई के, तो हमने तो पूरा सॉल्व करके देखा है। दूसरा, अगर आपको ओमेगा आर सॉल्व करना है तो ओमेगा आर क्या होगा सूत्र, 2 पाई को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 2 पाई एफ आर ही तो ओमेगा आर होता है। ओमेगा आर का सूत्र है बच्चों 1/√LC, 1/√LC। तो ये तो और भी सरल निकल जाएगा। 1/√, में L कितना है 1/2, C कितना है 8 गुणा 10 की घात -6। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 8 4 बार कटेगा, 4 का रूट 2 आएगा, 10⁻³ तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 10⁻+3 ऊपर गए तो ये हो जाएंगे 1000 और 1000 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 500 और ओमेगा का मात्रक आप जानते हो बच्चों रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो जो कोणीय आवृत्ति है सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में, ना कोई घुमाव फिराव है, केवल फॉर्मूले की नॉलेज जिस बच्चे को होगी वो बच्चा इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो दोनों के सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं बिगाड़ते इस क्वेश्चन के पीछे अपना, क्योंकि इतना कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं है भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल ही बहुत है इसमें ना, तो 23 पढ़ के देखिए आप एक बार क्या कह रहा है।
10.23 देखिएगा भाई, 10.23 पढ़िए क्या कह रहा है। अनुनादी अवस्था में, आप रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हो, अनुनादी अवस्था में परिपथ में लगे प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध के मान, आपको एल, सी और आर के मान दे रखे हैं बच्चों। एल का मान आपको दे रखा है 0.1 हेनरी, स्वयं प्रेरकत्व आपको दिया हुआ है। धारिता आपको दे रखी है 200 माइक्रोफेरड, जहां तक है 200 माइक्रोफेरड होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल 200 माइक्रोफेरड है। सी कितना है, बहुत सी बुकों में लिखा नहीं है, माइक्रो ऐड कर लेना आप ना। अनुनाद की अवस्था में परिपथ में लगे प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान है बच्चों 20 ओम। 20 ओम, तीनों आंकड़े आपको दिए गए। आगे बढ़िएगा। उसी अनुनादी आवृत्ति पर, मतलब ये कंडीशन अनुनाद की है और अनुनाद की स्थिति में आपको 3 आंकड़े दिए हुए हैं एल, सी, आर। जो आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति इस कंडीशन में आएगी, मैं जो आगे कंडीशन बोल रहा हूं उसमें भी वही आवृत्ति रहेगी। बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन में कि उसी अनुनादी आवृत्ति पर यदि परिपथ में प्रेरकत्व का मान 100 हेनरी कर दिया जाए, बच्चों इसको L1 नाम दो और इसको मैं L2 नाम दे रहा हूं। अब ये कितना कर दिया आपने, 100 हेनरी कर दिया जाए तो धारिता का आवश्यक मान क्या होगा, इसको C1 लिख दो बच्चों, तो इसे हम C2 लिख सकते हैं क्या, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझना बहुत इजी, कॉन्सेप्ट, चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और बोर्ड के लेवल पर भी आ जाए तो मजा आ जाए। मानो आप बहुत सरल क्वेश्चन एक बार खुद सोच सकते हो तो दिमाग लगा के देख लो। आपको एल का मान दिया हुआ है L1.1 हेनरी, C1 आपको दे रखा है 200 माइक्रोफेरड, रेजिस्टेंस है 20 ओम, अनुनाद की स्थिति है। अब यह कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति ना बदले, उसी आवृत्ति पर जिस पर पहला क्वेश्चन किया है, अगर एल इतना कर दूं तो सी कितना हो कि आवृत्ति ना बदले। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो आप सूत्र सब जानते हो मेरे हिसाब से तो, कि अनुनादी आवृत्ति को लिखेंगे अपन FR से, उसका सूत्र है 1/2π√LC। ये समझ में आया। अरे भैया सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, और सूत्र मैंने आपको बहुत बारीकी से प्रूफ करवाया था। इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, ये कॉलम मैच के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और सवाल तो आप देख ही रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हैं इसके। F = 1/2π√LC। अच्छा, तो इस कंडीशन में मैं आवृत्ति को, पहली को फ्रीक्वेंसी को FR1 लिख दूं और दूसरी को FR2 लिख दूं, बराबर है दोनों आवृत्ति। तो जब दोनों बराबर हैं तो देखना इसका सूत्र 1/2π अंडर रूट में, क्या इसको आप L1C1 लिखने वाले हो, और इसके लिए 1/, कई तरीके हैं, सबसे इजी तरीका ये है, इससे कर लीजिए, थोड़ा ठीक ठाक भी लगेगा, है ना। ये बस एक स्टेप में आंसर भी नहीं आना चाहिए भाई। 2π ने 2π को कैंसिल किया और दोनों को रिवर्स करूंगा तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, √L1C1 बराबर अंडर रूट में L2C2, और अगर स्क्वायर कर दूं तो आपको दिखेगा L1C1 बराबर L2C2। आपको क्या निकालना है बच्चों, C2 निकालना है। तो C2 का सूत्र क्या बन जाएगा, L1C1/L2। क्या सूत्र बनेगा, L1C1/L2। क्या सारे आंकड़े आपके पास में हैं, L1C1 और L2 सारे आंकड़े जमा दो, अपने आप C2 निकल करके आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करके देना कितना आता है। तो C2 बराबर, जमा ये वैल्यू, L1 है 0.1, 0.1 का मतलब क्या, इसको 10 की घात -1 लिख दें, ठीक रहेगा। C1 आपका ध्यान से देखना, C1 200 माइक्रोफेरड है। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों -6, और 200 की 2 जीरो गायब करूं तो क्या आपको 2 × 10⁻⁻4 नजर आएगा। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। L1 वैसे तो 0.1 है, पर इस 0.1 को क्या मैं 10 की घात -1 लिख सकता हूं। C1 200 माइक्रोफेरड है, माइक्रो का मतलब -6, और 2 जीरो यहां से हटाऊंगा तो -4। नीचे L2 कितना है बच्चों, क्या इसको 10 की पावर 2 लिख दिया जाए, क्या इसको 10 की पावर 2 लिख दिया जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखो C2 कितना आता है हमारा, माइनस, नीचे घात प्लस की 2 है, ऊपर जाते हैं माइनस की 2 हो जाएंगी,
तो आपको नजर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ -5 और 2 -7 फेरड। -6 को माइक्रो कर सकता हूं तो 1.2 में एडजस्ट कर दो, 0.2 गुणा 10⁻⁻6 फेरड लिख सकता हूं इसको। तो इसी को मैं आगे 0.2 माइक्रो फेरड लिख सकता हूं। मतलब अगर आप चाहते हो कि एल का मान 0.1 से 100 हेनरी कर दें और आवृत्ति ना बदले, तो बच्चों आपको जो धारिता है ना, धारिता जो है ना, वो आपको 200 से 0.2 करनी होगी। देखो इस सवाल का 1 सेकंड में जवाब कैसे आता। ये तो हुआ मेरा पैटर्न। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा। अगर एक कंपटीशन एग्जाम में होता है ना, तो विद इन 5 सेकंड इसका आंसर आ सकता है। कैसे, थोड़ा देखते हैं उसको भी। दिमाग में सूत्र आएगा F = 1/2π√LC। LC का गुणा कांस्टेंट रहना चाहिए। सोचिए, L से आपने 0.1 से 100 किया, 3 अंक खिसकाया पॉइंट को, 1 अंक खिसकाया होगा तो 1 बन गया होगा, और 2 जीरो लगाई तो 3 अंक पॉइंट खिसकाया, तो C का भी 3 अंक खिसका दो, 3 अंक खिसकाओ रिवर्स खिसका दो, तो क्या 0.2 नहीं बन जाएगा अपने आप आंसर। देखते ही फ्रीक्वेंसी LC कांस्टेंट होना चाहिए। जब समझ में आया कि चैल 0.1 से 100 किया है, 3 अंक इधर खिसकाया मतलब बढ़ाया 3 अंक, इसको 3 अंक डाउन कर दो, और 3 अंक डाउन करते ही 0.2 आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे शायद, समझाने में इतना 5-10 सेकंड लग जाते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस होगी आपको तो आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार ढंग से इसको नोट करें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 23 हो गया है ना। अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 24 के बारे में। पढ़िए 24। एग्जाम्पल नंबर 10.24 के बारे में हम देखते हैं भाई, ठीक है ना। देखो मैं क्वेश्चनों पर इतना ध्यान क्यों देता हूं भाई, आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर हमारे यहाँ पढ़ा हो, उसने नीट या IIT दिया हो, तो आप पूछना कि एज इट इज नोट से नीट की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, IIT का लेवल फिर भी थोड़ा ठीक होता है, नीट में फिजिक्स बहुत हल्की आती है भाई। एज इट इज जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ ना, इसमें से आप एज इट इज क्वेश्चन देख लेना। और इस बार नीट के पेपर में बच्चों जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग थी ना, सिलेक्शन उसी का होगा। किसी बड़े भाई बहन ने पेपर दिया हो तो पूछना, बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह में नंबर आए होंगे जो फिजिक्स में नंबर बहुत टेढ़े पड़े इस बार। और पता है कंपटीशन के ज़माने में जो और लोग नहीं कर सकते वो आप करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा भाई। वहाँ परसेंटेज का मायना नहीं है, वहाँ है कि आपने और लोगों से कितना आगे, जो लोग नहीं सोच पाए आपने उन चीज़ों को सोचा कि नहीं सोचा। इसलिए बहुत ध्यान लगाइए सब चीज़ों पर। एग्जाम्पल नंबर 24 आप पढ़ के देखें क्या कह रहा है। एक प्रसारण केंद्र में 300 मीटर तरंग दैर्ध्य। बच्चों आपको पता होगा, 11th क्लास में बहुत पढ़ा है मैंने, तरंग दैर्ध्य का सूत्र लैम्बडा होता है। और अभी आने वाले चैप्टरों में जब हम चैप्टर नंबर 13-14 पढ़ रहे होंगे तो लैम्बडा का एक बहुत विस्तृत रूप हम जानेंगे बच्चों। तो अनुनादी प्रसारण केंद्र में 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रकाशित हो रही है। 300 मीटर आपको जो तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इसका प्रतीक माना जाता है। कितना दिया हुआ? 300 मीटर दिया हुआ, बहुत बढ़िया है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। इसके लिए जो कैपेसिटर लगाया गया है वो कितना है? 2.4 माइक्रोफैरड। ये बार बार माइक्रो क्यों आता है आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि फैरड अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 4 में ना। तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रेरकत्व की गणना कीजिए। आपको बच्चों प्रेरकत्व यानी कि एल का मान निकालना है अनुनाद की स्थिति में। सोचिए, बहुत अच्छा ट्रिकली क्वेश्चन है। अगर आप चीज को सोच पाए तब तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, और भैया सोच ही नहीं पाए फिर तो बात बेकार है। एक बार ट्राई करें आप। अब बात आती है
कि साहब देखो एल का मान है, सी का मान है, अनुनाद कंडीशन की ये बात करवा रहा है, और हम तो केवल इतना जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सूत्र है 1/2π√LC, और कुछ जानते ही नहीं है, ज़्यादा हम दिमाग लगाते ही नहीं है भाई। जब अनुनाद आप पढ़ते हो तो ये सूत्र तो बच्चा बच्चा जानता है कि फ्रीक्वेंसी का सूत्र है 1/2π√LC। चर्चा में कौन निकालना है, सी निकालना है, तो एल निकालना है, तो सबसे पहले एल का सूत्र बनाओ। बिल्कुल बनाते हैं। सबसे पहले आप बरक करोगे बच्चों, 2π को ऊपर ले जाऊं यहाँ पर और बरक कर दूं, या ऐसे लिख दूं पहले चाहो तो आप, √LC बराबर 1/2πfr। ये समझ में आया सबको? जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, ये बन जाएगा LC, 1 का स्क्वायर 1, 4π² और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सूत्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो आप ये देखो आराम से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। हमें बच्चों यहाँ से एल निकालना है, तो क्यों ना एल का सूत्र निकाल लिया जाए। तो जब आप एल का सूत्र निकालने गए तो एल का सूत्र आया 1/4π², फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और बच्चों सी आ जाएगा नीचे। बताओ ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? आगे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। कि सर आपने कहा अनुनाद एल सी दिया हुआ है, एल आप पूछ रहे हो, तो सर अनुनाद के लिए हमने ये सूत्र लगाया, और ये अब आप एल कब निकाल सकते हो? देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी अगर हाथ में आ जाए, अगर फ्रीक्वेंसी आप निकाल पाए तो अब इस सवालों करना कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों उसने हिंट दी है लैम्बडा की। एक सूत्र आपको मैं बता दूं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ाया है तो बेफिक्र रहे, अपन फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे। एक सूत्र आपने पढ़ा हो आवृत्ति का, और वहां आवृत्ति का प्रतीक होता है ऐसा, इसको बोलते हैं न्यू बराबर C/λ। न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। इस चैप्टर के हिसाब से मैं चाहूं तो इस आवृत्ति को न्यू ना लिखकर एफ लिख सकता हूं। एफ का सूत्र बन जाएगा C/λ। एफ का सूत्र क्या बन जाएगा? C/λ। तो चाहता पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सी तो फिक्स होता है बच्चों 3 × 10⁸। सी यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल रहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ के लगभग ही होती है, इतनी होती तो नहीं है। खैर लैम्बडा कितना है? 300। तो यहां पर आप 300 जमा दो, 3 से 3 कट जाएगा 100, 2 0 ऊपर जाएंगी, तो आप समझ पाए होंगे कि फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। क्या निकाली? ये समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल में डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी ना देकर लैम्बडा दिया हुआ है, तो टेंशन की क्या बात है। न्यू बराबर C/λ लगा दो, तो यहां से फ्रीक्वेंसी बन गई C/λ। क्लियर है? सी का मान जमाया, लैम्बडा का मान जमाया, और आपने यहां से फ्रीक्वेंसी कितने निकाल दी? 10⁶ हर्ट्ज। अब सारे आंकड़े आपके पास मौजूद है, एल निकाल लीजिए। अब कैलकुलेशन है थोड़ी सी। L = 1/4 π² 3.14 का स्क्वायर। π² पता हो तो 9.86 होता है, आपको अप्रोक्सीमेट अपन 10 कंसिडर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁶, तो 6 2 बार लिखेंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। और सी कितना है? 2.4 माइक्रोफैरड। क्या आप इसको 2.4 को 24 लिख दो और 10⁻⁻7 लिख सकते हो क्या? माइक्रो का माइनस है और एक 2.4 में से आया। यहां तक आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिएगा बच्चों, L = देखो अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेट कैसे निकलेगा देखना। ये लगभग 10 मान लिया अपन ने, 9.86 आता है π², जिसको आप अप्रोक्सीमेट 10 मान सकते हो। 10 24 × 4 कितना आया? 96, लगभग 100 मान लो भाई। 96 है, 96 से गुणा भाग करने में आपको बहुत टाइट आएगा। हाँ, तो समझने के लिए आप कितना मान लो? 100। देखिएगा, एक इसको कितना माना आपने? 10, है ना। और
इसको कितना माना आपने 100, तो 100 गुना 10 कितना आ गया 1000, यहां से कितना आ गया 1000, मतलब 10 की पावर 3 आ गया। ये तीनों स्टेप से 10 की पावर कितना आ रहा है 3, 10 की पावर 3 12 में जाके मिलेगा, कितना बनाएगा 15, और 10 की पावर 15 -7 में जाकर मिलेगा तो नीचे बनेगा 10 की घात 8, और जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो एल की वैल्यू 10 की घात -8 हेनरी, ब्रैकेट में लगभग। बताओ कितनी सरल कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया। पूरा गुना भाग करोगे बहुत टाइट पड़ेगा और आप आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। क्लियर, समझ में आया? दोबारा कैलकुलेटर समझाता हूं एक बार क्वेश्चन को। लैम्डा दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, ये सी धारिता है और इसमें सी प्रकाश की चाल है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा में। क्वेश्चन था कि अनुनाद की स्थिति में एल कितना होना चाहिए, तो हमने अनुनाद का सूत्र लगाया और एल का सूत्र निकाल लिया। सब कुछ पता है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, पर फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा दिया है, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। इस चैप्टर में चूंकि मैं एफ काम में ले रहा हूं तो मैंने इसको एफ से रिप्लेस करके एफ निकाल लिया, सारे आंकड़े जमाए और गुणा भी इसका बहुत टेक्निकल तरीके से किया हमने। ये लगभग कितना आया 10, ये कितना आया 100, 10 गुना 100 1000, 10 की घात 3, 10 की घात 3 12 से मिले कितने हो गए 15, और जब 10 की घात -7 से मिलेंगे तो हो जाएंगे 10 की घात 8। बताओ 10 की घात माइनस ऊपर जाएंगे 10 की घात -8 तो होना ही फिर। तो जो प्रेरकत्व की वैल्यू आई है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर -8। वैसे बच्चों एग्जैक्ट ना कर, इससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा, है ना। अगर ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन होता तो फिर उस तरीके से करते। क्लियर है स्टूडेंट? ये था आपका 10.24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे हैं अब 10.25 की। पढ़ें ध्यान से। 10.25 देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10.25 पढ़िएगा। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, अब वही बात आ गई, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, मतलब ये वोल्टेज का आरएमएस मान है। तो आपको एक आंकड़ा तो बीआरएमएस का दिया हुआ है, बीआरएमएस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। किस स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जो जुड़ रहा है वो है 11 ओम का, 11 ओम का आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा और 2/π² हेनरी का प्रेरकत्व जोड़ा। एल जो आपने जोड़ा 2/π² हेनरी, प्रेरकत्व की जो वैल्यू है वो है 2/π²। आपको वोल्टेज का आरएमएस मान दिया हुआ था, दोबारा देख लीजिए, वोल्टेज का आरएमएस मान दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी गई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 2/π² का एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। संधारित्र के किस मान के लिए अनुनादी अवस्था में होगा, मतलब आपको सी का मान निकालना है कि सी की क्या वैल्यू हो ताकि आपका सर्किट, ये पूरा जो वैल्यू है ये अनुनाद की अवस्था में आ जाना चाहिए। अच्छा आगे बढ़िए, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करो, आपको आई भी ज्ञात करना है। अब देखो चूंकि एसी सर्किट सर्किट आपका एसी सर्किट है ना, आपको कैसे ज्ञात होगा कि सर्किट एसी है कि नहीं है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो करंट सिंपल ना होकर कौन सा होगा, आईआरएमएस भी आपको निकालना है। सोच के देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप अब आराम से कर सकते हो क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बच्चों आज का लेक्चर क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार स्कोर करके दिखा दीजिए, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, VRMS है, फ्रीक्वेंसी है, सिंपल तरीके से करो ना आप तो यार। अनुनाद की बात करी है ना, तो अनुनाद का सूत्र लगाओ आप तो यहीं पे। अनुनाद के लिए सूत्र क्या पढ़ाया मैंने आपको, FR = 1/2π√LC। किसकी वैल्यू निकालनी है, C की निकालनी है, तो एक बार तो √LC को ऊपर लेके आइए और 1/2π FR हो जाएगा बच्चों। स्क्वायर करूंगा, मुझे C चाहिए ना,
तो स्क्वायर करके यहाँ सी बच जाएगा, एल कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का एफ आर का स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा एल सी, एल को आप नीचे ले आओ। ये सूत्र प्राप्त होता है सी का। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने एल निकाला था इस तरीके से, तो इस सवाल में कोई खास दम है नहीं हमारे लिए। तो आप सी कैसे निकालोगे बच्चों, 1/4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी भाई कुछ नहीं है तो 50 हर्ट्ज जैसा है, सीधी सी बात है, मतलब 50 का स्क्वायर, 50 गुना 50, और एल दे रखा है क्या, बिल्कुल 2/पाई स्क्वायर। और ये तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो गई भाई, अब तो ये भी तो पाई स्क्वायर है और ये भी पाई स्क्वायर है, कट जाएगा। कितनी अच्छी कैलकुलेशन है ये देखो, 5 गुना 5 2500, 2500 गुना 2 5000, और 5000 गुना 4 20000। देखो आप ऐसा करना, जीरो को बाद में कंसीडर कर लेंगे अपन। 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 100, सॉरी 50 50 तो कितना आया, 20,000 आएगा नीचे। 1/, इतना आएगा कि देखना, 2 जीरो तो ये वाली आई गई, अब गुना 200 आना चाहिए। 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50, 50 गुना 4 200, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। C इज इक्वल टू, आपने जब 2 से भाग दिया तो कितना बन गया 0.5, 10 की घात -4 फैराड। पर बच्चों कैपेसिटेंस तो माइक्रो में जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है ना। तो आप माइक्रो बनाने के लिए -2 यहां लगाओगे तो ये 50 बन जाएगा। आप इसको 50 गुणा 10 की घात -6 कह सकते हो। तो C इज इक्वल टू 50 माइक्रो फैराड। समझ में आया। तो ये सर्किट अनुनादी होगा तो आपको कैपेसिटेंस जो संधारित्र है उसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। अगर आप 50 माइक्रोफैराड जोड़ते हो तो ये अनुनाद की अवस्था में कहलाएगा। और अब बच्चों आप यहां से IRMS भी निकाल सकते हो। अब IRMS कैसे निकले, बड़ी बात यह है। और बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास का यही रहेगा, IRMS कैसे निकालें। आप जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। आप सोचना ईमानदारी से कि जो मैं करा रहा हूं आप वही सोच रहे हो क्या। बच्चों IRMS निकालना है तो सीधी सी बात है सर, जब IRMS निकालना है तो जैसी करंट होगी वोल्टेज, इसका मतलब सब BRMS लगाने वाले हो, इसमें तो कोई डाउट है किसी को होना ही नहीं चाहिए। I0 निकालना होता तो B0 लगाता, IRMS है तो BRMS, और नीचे आएगा Z। क्या आएगा, Z। और बच्चों थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये अनुनाद सवाल बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अनुनाद की अवस्था में हूं। और जब भी परिपथ RLC हो सकता है, अनुनाद की स्थिति में हो तो प्रतिबाधा कैपिटल R होती है, रुकावट न्यूनतम, और वो न्यूनतम मान कितना आता है, कैपिटल R। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो IRMS बराबर BRMS कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 11, और जब 11 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों आप इसको तो 20 एम्पियर इज योर आंसर। राइट आंसर इज 20 एम्पियर। सबको समझ में एकदम बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई साहब आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप इसको नोट कर लीजिए ढंग से, ठीक है।